चलिए शुरू करते हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल की इस जंग में आज सबसे पहले बात उस भयानक हमले की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन को टारगेट कर दिया है। के जरिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इजराइल पर कैसे ईरान ने अटैक किया है, ये देखिए। या अल्लाह यू של החיים בנבטים, נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, וואו. और वहीं इसी के साथ ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है। ये तस्वीर आपके साथ। हालात ये है कि ईरानी हमलों के बाद इजराइल की राजधानी में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं। देखिए इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, वहां पर यह स्ट्राइक। ईरान लगातार धमाके कर रहा है वहां पर। तो आयरन डोम की वजह से इजराइल अवैध किला माना जाता था, ऐसा नहीं है। ईरान ने ये साबित भी किया है। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, रॉकेट्स दाग रहा है। आप दिखाते हैं आपको दक्षिणी इजराइल पर फिर से ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। कैसे, तस्वीर देखिए। ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़े ठिकाने भी हैं। तस्वीरें यूएई के शारजाह में ऑयल टैंकर के हमले के बाद की हैं। ये देखिए विश्वनाथ, शारजाह, यूएई। हमलों का असर यह है कि दुबई के कुछ इलाकों में सन्नाटा छा गया है। जरा आपको दिखाते हैं, लोग दिखाई नहीं दे रहे वहां पर। ये नजर डालिए। It's going to rain, but it is pretty dead. I can't lie. There is literally nobody here. Like guys, there's no one here. Alex is in this building now, but usually the beaches are full of people. It is raining, but there's no one on the beach. Like literally, there's one person on the beach. It's like these yachts are usually filled up with yachts. It's almost like a fucking 28 days later moment. It's just a ghost town. अमेरिका भी ईरान को जवाब देने के लिए अपने घातक विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की हैं। नजर डालिए। B-2 बम्बर के बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने ईरान की राजधानी को भी दहला कर रखा हुआ है। अब तस्वीरें आपको ईरान की राजधानी तेहरान के धमाके की दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए और सुनिए। ईरान के खार्ग आइलैंड को अमेरिका ने टारगेट कर दिया है, निशाना साध दिया वहां पर। यहीं पर ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद। ये देखिए
ये ईरान का खार्ग आइलैंड है जहां अमेरिका ने हमला बोला है। ये खार्ग द्वीप ईरान, देखिए जरा दहशत। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं वैसे। माफ करिएगा, ये नॉर्मल तस्वीरें हैं। खार्ग द्वीप है ईरान, ऐसा दिखता है। एआई के जरिए भी आगे आपको हम दिखाएंगे। अब अमेरिका ने कैसे अटैक किया होगा, अब जरा एआई में खार्ग आइलैंड का ये वीडियो आप देख लीजिए और समझ लीजिए, जरा अंदाजा लगाइए। चलिए, ये वीडियो आपको हमने दिखा दिया, लेकिन अब ये जरा समझिए कि इजराइल भी ईरान पर लगातार हमला कर रहा है और ईरान के अंदर धमाके करके ईरानियों को दहला रहा है। ये देखिए। दुश्मन के खिलाफ ईरान में महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए हाथों में। मतलब जंग अभी खत्म होती तो नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये तैयारी भी। अब आप समझिए इसका मतलब। या फातिह या फताह अल्लाह 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 तूफान खुदा در راه अल्लाह 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 या फातिह या फताह लश्कर सार अल्लाह 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 या अल्लाह। जंग के 15 दिनों में भीषण हमले हुए, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन को टारगेट कर दिया है। समंदर के बीचों बीच उस आइलैंड को धुआं धुआं कर दिया है, जो ईरान की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा अड्डा है। ट्रंप ने तेल में आग लगाई तो ईरान ने भयानक बदले की धमकी दे डाली है। अमेरिका को समंदर में उसके हमलों के लिए बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। यानी जंग रुकना तो दूर, अब तो और विध्वंसक होती जा रही है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर ये खार्ग आइलैंड कहां पर है। देखिए, अब जरा इसको समझिए। ये खार्ग द्वीप है, बीच में आप देख रहे हैं जहां ब्लास्ट हुआ है, उस तरफ इराक है, नीचे है सऊदी अरब, ऊपर ईरान। अब ये लाइफलाइन है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला बोल दिया। ईरान का ये खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में है, हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ये सब कुछ समझिए आप, मैप देखिए जरा। क्यों लाइफलाइन ये द्वीप माना जाता है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहां खजाना है। और क्यों कहा जाता है कि 90%? समझिए, अब आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। जंग के बीच अमेरिका ने ईरान के दिल पर यह अटैक किया है। खार्ग द्वीप को अमेरिका की सेना ने निशाना बना दिया है। फारस की खाड़ी में यह खार्ग द्वीप मौजूद है और यह द्वीप बेहद ही छोटा सा है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, रीढ़ की हड्डी कह लीजिए। खार्ग द्वीप पर ईरान की तेल और अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंडेंट है, निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द्वीप पर 15 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं और कई जगह से धुआं उठता देखा गया है। अमेरिका ने यहां ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से यह द्वीप चर्चा में आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके यह हमले की जानकारी साझा की है, दुनिया के सामने रखी है। और उनके निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खार्ग द्वीप पर अटैक कर दिया है। वहां मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकी पर यह चेतावनी दी थी। अगर वहां जहाजों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा होती है तो अमेरिका खार्ग द्वीप में तेल भंडारों को भी निशाना बना सकता है। उसने बना भी दिया। ईरान का करीब 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचता है और तेल निर्यात ही ईरान की आय का सबसे बड़ा जरिया है, सोर्स है।
खार्क की समुद्री गहराई बहुत ज्यादा है, इतनी अधिक है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी यहां लंगर डाल सकते हैं। ईरान ने खार्क द्वीप में अपने तेल भंडार के सुरक्षित होने का दावा किया और तेल गतिविधि के साथ ही इस द्वीप का ऐतिहासिक महत्व भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां जो व्यापारिक चौकी है वो स्थापित किया था। ब्रिटिश सेना ने भी कुछ समय के लिए इस द्वीप पर कब्जा जमाया था। रणनीतिक रूप से यह द्वीप सैकड़ों सालों से बेहद ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। लेकिन अब नुकसान। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ को सुनवा देते हैं कि इस हमले का असर क्या होगा। Situation with Iran is moving along. अमेरिका ने खार्क द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया, जो ईरान के तेल नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आवागमन में बाधा डालना जारी रखता है तो उसके तेल बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। It could have been done. रिटेलिएशन में जो ईरान कर सकता है वो 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जितने भी रीजन में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि कंट्रीज़ यूएस के साथ मिली हुई हैं उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज कर सकता है फुल्ली और उसको माइन कर सकता है। एक तो पूरी एनर्जी जो मार्केट है उसमें पूरा पैनिक मचा हुआ है, उसमें टोटली क्राइसिस आ जाएगा। तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और इसमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होने के चांस हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ईरान के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इस द्वीप पर अटैक तो कर दिया है, लेकिन ईरान भी अब पलटवार के लिए बड़ी तैयारी में है। इस बीच आईआरजीसी ने अपने ड्रोन जखीरे के जरिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने वीडियो जारी करके अपने ड्रोन के भंडार दिखाए हैं। मतलब ईरान अभी जंग खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। उसने भारत से जा रहे ईरानी जहाज आइरिस कह लीजिए, आइरिस डेना पर हमले का अमेरिका से बदला लेने की चेतावनी दे दी। मार्च 2026 की तस्वीरें हैं आइरिस डेना पर जब अटैक हुआ और इस हमले में ईरान के 104 नौसैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने कहा कि यह शहादत बेकार नहीं जाएगी, हर शहादत याद रखी जाएगी। ईरान की तरफ से पूरी तैयारी तो है, लेकिन ईरान ने बदला लेने के लिए क्या प्लान बनाया है जान लीजिए, आपको दिखाते हैं। वॉरशिप पर हुए हमले का बदला लेगा ईरान। ईरान की सेना ने कहा है कि हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना पर अमेरिका ने अटैक किया था। इसमें ईरान के 104 नौसैनिकों की जान चली गई थी। ईरान की सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अमेरिका को चेतावनी दी, हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यह जहाज सैन्य अभ्यास पूरा करके हिंद महासागर से वापस ईरान लौट रहा था, तभी उस पर अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया था और उस समय जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। युद्धपोत आइरिस डेना पर 4 मार्च को हमला किया गया था। श्रीलंका के गाले शहर के पास समुद्र में यह हमला हुआ था। ईरानी सेना ने कहा, हम अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करेंगे। ईरान की नौसेना को और मजबूत बनाया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की नौसेना पूरी तरह बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ईरान के पास जंग में अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। ईरान हार के डर की वजह से समझौता करना चाहता है, यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। लेकिन अब उस खबर की हम बात करेंगे जिसने ट्रंप को परेशान कर रखा है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ईरानी कमांडर किस तरह से ललकार रहे हैं अमेरिका और इजराइल को, जरा सुनिए। जैसा कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका हमारे तेल, आर्थिक या ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो इस क्षेत्र में अमेरिकी से जुड़ी कंपनियां या उनके साथ सहयोग करने वाले सभी तेल, आर्थिक और ऊर्जा सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और राख में बदल दिया जाएगा। हम इस्लामी देशों से आग्रह करते हैं कि वो ईरान के ईंधन और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को तुरंत चेतावनी दें, वरना हम पूरे क्षेत्र में इसी तरह
से टारगेट करेंगे। למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני. हमने पुराने तानाशाह अली खामनेई का खात्मा कर दिया है और नया तानाशाह मुश्तबा खामनेई जो IRGC की नई कठपुतली है वो जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। חיסלנו את הצורר חמינאי. और अब उस खबर की बात करेंगे जिसने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रखा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए, क्योंकि अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 5 विमानों पर हमला हुआ है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये AI वीडियो है, समझाने के मकसद से तैयार किया गया है कि कैसे सऊदी अरब में अमेरिकी विमानों को निशाना बना दिया गया। और इससे पहले इराक में भी एक अमेरिका का विमान मार गिराया गया था। इस हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए थे। ये उन जवानों की तस्वीर है, ये देखिए। तो ये जो अमेरिकी जेट्स मारे गए हैं या फोड़े गए हैं, किसने फोड़ा किसने है और क्या अपडेट है इसको लेकर समझिए। युद्ध में अमेरिकी विमानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, पहुंचा है, ऐसा दावा तो हो ही रहा है। और सऊदी अरब में 5 अमेरिकी विमानों पर यह अटैक हुआ। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है, जिसके चपेट में अमेरिकी वायुसेना के 5 विमान आ चुके हैं। ये 5 विमान ईंधन भरने वाले थे जो हमले में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सऊदी अरब में खड़े इन विमानों पर ईरान ने मिसाइल दाग दिए थे, जिसके बाद 5 अमेरिकी KC-135 जेट को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमानों की मरम्मत की जा रही है। अब तक इस जंग में अमेरिका के 9 विमान निशाना बन चुके हैं। कतर में 3 अमेरिकी विमानों को हवा में ही मार गिराया गया था। उसके बाद इराक में भी अमेरिका का एक KC-135 विमान गिरा था। इस विमान में सवार 6 अमेरिकी जवानों की जान चली गई थी। और अब सऊदी अरब में अमेरिका के 5 विमान टारगेट पर आ गए। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। KC-135 अमेरिका के रिफ्यूलिंग वाले विमान हैं जो हवा में ही फाइटर जेट में ईंधन भरने का काम करते हैं। KC-135 विमान की कीमत आज करीब 740 करोड़ रुपए है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे मामूली नुकसान बताया है। कहा कि 4 जहाज एकदम ठीक हैं, 5वां भी जल्द उड़ान भरेगा। यह दावा है। तो अमेरिका की धमकियों का जवाब देने और उसके ठिकानों को हमले करने पर ईरानी सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, यह भी सुनना चाहिए। सुनवाते हैं आपको। अमेरिका और इजराइल ने हम पर यह युद्ध थोपा है और हमें अपनी रक्षा करनी होगी। हम अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने देश के लिए अपना खून बहाने को तैयार हैं। हम अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हैं। हम इस युद्ध के अंत तक डटे रहेंगे। यदि वैश्विक नेता इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होकर इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। और अब देखिए, इराक में अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया गया है। ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी पर भी अटैक कर दिया। तस्वीर काले धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं और ये धमाके आप सुन पा रहे हैं। सुनिए एक बार फिर से। इराक की राजधानी बगदाद, वहां की तस्वीरें हैं। अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी एम्बेसी, वहां पर अटैक ईरान की तरफ से। अब दावा है कि ईरानी हमले में अमेरिकी एम्बेसी पर लगा डिफेंस सिस्टम भी चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें ये रही। और वहीं इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के समर्थन में रैली भी निकाली जा रही है। वो भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। ला मकान लिन्नजात इल्ला बिलमुकावमा। अकबर अमरीका शैतानुल अकबर। और अब आपको बहरीन की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बहरीन में भी ईरान ने हमला बोल दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने।
तो 3 देशों पर अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने कैसे अटैक किया, यह आपको बता देते हैं। जंग के 15वें दिन ईरान का अमेरिका पर जोरदार हमला हुआ। इराक में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल से हमला कर दिया ईरान ने। अमेरिकी दूतावास के हेलीपैड पर एक मिसाइल आकर गिरी और मिसाइल हमले के बाद मौके पर आग लग गई। इसके बाद दूतावास परिसर से धुआं उठते दिखाई दिया। एक दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट भी जारी किया था। ईरान ने अबू धाबी के अल धफरा एयरबेस पर भी निशाना साध दिया। साथ ही बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया है ईरान ने। इन हमलों में पेट्रोल रडार सिस्टम, सैन्य विमान को टारगेट किया गया है। विमानों के ईंधन भंडारण टैंकों को भी निशाना बना दिया ईरान ने। अमेरिका ने इन हमलों को लेकर अब तक बयान जारी नहीं किया है और स्वार्ग जो खार्ग द्वीप है, खार्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी। यूएई में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना ने यूएई के लोगों से इसको लेकर अपील भी की। लोगों से बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य क्षेत्र से दूरी बनाए रखने को कहा गया था। यहां रह रहे लोगों को इलाका खाली करने की अपील की गई थी ताकि किसी हमले में आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आखिर यह युद्ध कितना लंबा चलेगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, मतलब मेरा अपना विचार है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये तब तक चलेगा जब तक जरूरी होगा। ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है। ईरान की हालत खराब है, वहाँ सब कुछ ढह रहा है। इस वक्त जंग में कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान की मिसाइलों का अनंत भंडार है। हमने अमेरिका को गर्दन से दबोच लिया है। रूस की बर्फीली पहाड़ियों में हिटलर का जो हश्र हुआ, ईरान में अमेरिकियों के भी उसी हश्र का इंतजार हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और डिटेल्स और कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं, क्योंकि युद्ध लंबा चल रहा है और भीषण अटैक हो रहा है। इराक में फुटबॉल मैच के दौरान आसमान में मिसाइल नजर आई है। डिटेल्स ये रही। ईरान अमेरिका की इस जंग में कई मुल्कों में दहशत का माहौल है। और एक तस्वीर फुटबॉल के मैदान से। डोनाल्ड ट्रंप और फुटबॉलर मेसी एक साथ दिखे थे और ट्रंप ने युद्ध में अमेरिका की पकड़ का दावा किया और इस मौके पर मेसी ने तालियां बजाई और यह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। Other presidents lived with it. I didn't live with it, and so our people are doing a great job. Again, the greatest military anyone's seen. Thank you. फुटबॉलर लियोनेल मेसी का इस तरह अमेरिकी हमलों का समर्थन करना ईरान के लोगों को रास नहीं आया। ईरान के लोगों ने मेसी का कुछ इस तरह से विरोध किया। तो ये जो विरोध हो रहा है, मेसी की जो जर्सी है नंबर 10, ये दुनिया भर में फेमस है। लियोनेल मेसी, उनकी जर्सी, और ये जला दिया गया ईरान के बच्चों की तरफ से। वहीं जूनियर खामनेई के खिलाफ अमेरिका ने भारी भरकम इनाम का ऐलान किया है। मुस्तफा खामनेई की जानकारी देने वालों को कितने मिलेंगे? 90 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तो खामनेई के साथ और किस किस पर इनाम घोषित हुआ है आपको बता देते हैं। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का पता बताने पर करोड़ों का इनाम घोषित किया जा चुका है। अमेरिका ने मुस्तफा खामनेई पर इनाम घोषित किया है। देखिए, सुप्रीम लीडर की जानकारी बताने पर 92 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है अमेरिका ने। और अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा सुप्रीम लीडर बने हुए हैं और अमेरिका की हिट लिस्ट अब जूनियर खामनेई भी वो पहुंच में है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस ने इसकी घोषणा की है और लिस्ट में ईरान के कई सीनियर नेता अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सीनियर नेता अली लारिजानी समेत कई अधिकारी लिस्ट में हैं, यानी सूची में हैं। मंत्री इस्माइल खातिब हैं, अली असगर हैं और इनको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। यहां रहीम सफवी और इस्कंदर गोमेन पर भी इनाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट से पहले मुस्तफा खामनेई को लेकर चर्चा काफी तेज है। दावा है कि हमले में ईरान के नए सुप्रीम कमांडर घायल हो गए हैं। ट्रंप ने खुद मुस्तफा खामनेई के घायल होने का दावा किया था। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी हल्की चोट होने की बात कही थी। मुस्तफा खामनेई ने कमान संभालने के बाद बयान भी जारी किया था, जिसमें अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात कही गई थी।
लेकिन भारत में सियासतदान और एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, क्या उनकी राय है, उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने। एक आदमी की सनक के कारण पूरा विश्व युद्ध की आंख में झुक रहा है और उस व्यक्ति की सनक को पूरा विश्व भुगत रहा है। ईरान जो कुछ कर रहा है, ईरान ने अपने बचाव में कर रहा है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं कह रहा आप $50 बिलियन का इनाम कर दीजिए, आप इनको मार भी दीजिए, वहां का सिस्टम किसी की व्यक्ति से नहीं चल रहा है। इसका मतलब ऐसा है इनकी खुफिया जो एजेंसीज हैं वो नाकाम हो गई हैं, उनका कुछ काम नहीं रहा है। ऐसा है कि हैरान हो गई है अमेरिका भी। ईरान ख़त्म करने का ख्वाब देखना बिल्कुल गलत बात है। उनसे बातचीत करके उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी है और बराबर वो कंडीशंस हैं, कंडीशंस लेके वो समाप्त करना चाहिए। इंटरनेशनल क्राइम, ये जो आपका ताकत है, इसलिए कब किसी को मारेंगे, किसी को बदलेंगे, ये दुनिया का जो सभ्य कानून है वो कानून के खिलाफ है। ये अमानविक है, ये गुंडागर्दी है, इंटरनेशनल गुंडाइज्म है। $10 मिलियन, इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे दे, चांस है। बट इसके अलावा ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंगी जहाज को बुला लिया है, लेकिन क्या है ट्रंप का आगे का प्लान, यह भी तो जरा समझना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान की एक और युद्धपोत मोड़ दिया है, लेकिन उसके पहले यह तस्वीर देख लीजिए जरा, क्योंकि अमेरिका का यह नौसैनिक बेड़ा है। तो कुछ ऐसा ही जो जंगी बेड़ा है वो ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में डिटेल्स रख देते हैं। अमेरिका ने ईरान की ये तरफ एक और युद्धपोत को मोड़ दिया है। दावा है कि यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत मिडिल ईस्ट जा रहा है। यह दावा अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस और वॉल स्ट्रीट जर्नल से इससे जुड़ी खबर दी गई है, जिसके मुताबिक जापानी समंदर से अमेरिकी युद्धपोत निकल चुका है, जिसे ताइवान और फिलीपींस के पास समंदर में देखा गया है। अभी अमेरिकी नौसेना के 12 युद्धक जहाज अरब सागर में मौजूद हैं, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 विध्वंसक पोत शामिल हैं। अगर अमेरिकी जहाज त्रिपोली इस बेड़े में शामिल हो जाता है तो यह क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम के बाद दूसरा सबसे बड़ा जहाज होगा। और इसके अलावा लाल सागर में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी मौजूद है, जो 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती है। इससे पहले इराक युद्ध में अमेरिका ने इतनी ताकत वहां रखी थी, तो क्या ईरान से निपटने में अमेरिका के 2 युद्धपोत सक्षम नहीं है? या फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हवाई के बाद जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि यूएसएस त्रिपोली अमेरिकी क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी इसके जरिए समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन किया जा सकता है। 844 फीट लंबे इस युद्धपोत पर करीब 2500 जवान तैनात हैं। 32,000 करोड़ रुपए के युद्धपोत से F-35B जैसे जेट्स उड़ान भरते हैं। 45,000 टन वजनी ये लाइटनिंग करियर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये ऐसा युद्धपोत है जो सैनिक, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट के बेहद करीब तक जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब जमीनी अटैक करने जा रहा है? क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए। हमें मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में परमाणु खतरे को खत्म करना था। हम अब ऐसी मजबूत स्थिति में हैं जैसी पहले किसी ने नहीं देखी। ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है और उनकी ज्यादातर सेना खत्म हो चुकी है। उनके पास कोई रडार नहीं है। आज हमने बहुत बड़े हमले किए हैं, बहुत जोरदार हमले। लेकिन जब भी जंग होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, आइए जरा समझ लेते हैं उसको भी। देखिए, जंग के लिए देश में सिलेंडर्स को लेकर कई जगहों पर आज भी लंबी लाइन देखने को मिली है। उन्हीं में से एक तस्वीर ये है।
विपक्ष ने सिलेंडर के मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। ये तस्वीर तो वहीं आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर में सिलेंडर के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया और वहां की तस्वीरें क्या कह रही हैं आपके सामने। सरकार मुर्दाबाद 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 बहुत हुई महंगाई की मार हमने देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की दलाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। वो कौन सी गुड न्यूज है, क्योंकि इससे सब प्रभावित हैं। आइए आपको बता देते हैं। अच्छी खबर यह है कि नंदा देवी जहाज हॉर्मुज से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। ये देखिए तस्वीर। नंदा देवी के साथ साथ शिवालिक जहाज भी कच्चे तेल लेकर भारत के लिए रवाना। ये देखिए। तो जंग के बीच हिंदुस्तान का दम हमें कैसे देखने को मिल रहा है, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो दुनिया में क्यों शक्तिशाली है और इसको माना जा रहा है, समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत ने अपने 2 जहाज सुरक्षित निकाल लिए हैं। बड़ी बात है, तिरंगा लगे जिन भारतीय जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है उनमें एक का नाम शिवालिक है और दूसरे का नाम नंदा देवी है। ये जहाज सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। इन दोनों ही जहाजों पर भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है। शिवालिक जहाज करीब 40,000 मीट्रिक टन गैस लेकर अपने साथ आ रहा है और शिवालिक जहाज ने शुक्रवार रात को ही हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया था। जाहिर है इसका सुरक्षित निकलना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, अहम है काफी। इससे गैस और तेल की सप्लाई में हो रही कमी को पूरा किया जाएगा और शिवालिक 16 मार्च तक गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, जबकि नंदा देवी जहाज 17 मार्च को गुजरात के कांडला आ सकता है। और भारत ने हॉर्मुज से अपने जहाज निकाले तो दूसरे लोग भी पीछे पड़ गए, दबाव बनाएंगे ही। दावा हॉर्मुज को लेकर ईरान से फ्रांस इटली बात करने में लग गए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। फ्रांस इटली चाहते हैं कि उनके जहाज भी हॉर्मुज से बिना खतरे के गुजरें और इसलिए इस बारे में ईरान से समझौता करने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से तेल गैस सप्लाई ठीक रहे, दुरुस्त रहे। वही खबर है कि फ्रांस एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बनाने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि हालात सामान्य होने पर तेल गैस के जहाज सुरक्षित आ सके जा सकें। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है और अमेरिका एशिया प्रशांत को एनर्जी सप्लाई कर सकता है, ये कह रहे हैं ट्रंप। वैश्विक तेल गैस संकट के बीच भारत ने तो रास्ता बना लिया है, क्योंकि भारत के ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए हॉर्मुज से टैंकर आ रहे हैं। तो बड़ी बात। अब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जहाज निकाले, इस पर क्या कह रहे हैं जल मार्ग मंत्रालय के विदेश सचिव, सुनिए। आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। कई एक सारे हमारे जहाज खाड़ी के क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि करीब 22 जहाज, दो तो भारत की तरफ चल चुका है, 22 वहाँ जहाज हैं। हमारे तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि जो भी वहाँ सरकारें हैं उनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे ताकि जो हमारे जहाज है वहाँ पर उनका पारगमन हो सके, सुरक्षित रूप से पारगमन हो सके, ताकि हमारी अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूती मिले, उसको बल मिले। मैं एक बार ये भी दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए हमारे उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। हमारे 25 वो टैंकर जिनके अंदर गैस थी शायद, उनमें से 3 को अलाउ कर दिया गया है, जबकि बाकी कितने सैकड़ों जहाज जो है वो फंसे पड़े हैं पर्शियन गल्फ में भी और गल्फ ऑफ ओमान में भी। हिंदुस्तान की ताकत को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश भी करता है कि दिस इज द कंट्री विद डिस्टिंक्शन, जिसके अपोजिट पार्टीज के साथ में भी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब देश भर में हर जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उसको भी रख देते हैं। अब आपको हम तस्वीर जो दिखाने जा रहे हैं वो केरल से होगी, क्योंकि देश में सिलेंडर को लेकर तिरुवनंतपुरम में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। आपके सामने तस्वीर।
ये तो केरल की बात हो गई। इसके अलावा कहां और प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, गोवा और आसनसोल में भी प्रदर्शन हुआ है और उसकी तस्वीरें आपके साथ। इसको ये भी समझ सकते हैं कि आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है। विपक्ष ने भी तलाशा है, क्योंकि ये देखिए, एक तो संकट है, लेकिन इस बीच विरोध प्रदर्शन भी काफी हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है। सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी के बीच गैस चोरी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये देखिए भाई साहब, इस्माइल तो एक काम कर रहे हो ना बैठ के, है इस्माइल तो एक बजे और इस्माइल पकड़े भी जा रहे हैं। गैस चोरियों पर एक्शन हो रहा है। अभी तक 20 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन 2 भारतीय जहाज के भारत रवाना होने से देश भर के लोग बेहद खुश हैं। रिएक्शंस क्या हैं, क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया है, जरा सुनते हैं कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है कि जब इतने देशों के बीच युद्ध हो रहा है और अमेरिका जैसे विशालकाय देश का भी जब सारा सामान रोका हुआ है, और उस स्थिति में मोदी जी ने उनके ईरान के विदेश मंत्री से बात करके, उन लोगों से बात करके अपने 2 वेसल एलपीजी के मंगा लिए, और देश में जो एलपीजी की किल्लत हो रही है उसको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी विदेश नीति बहुत सक्सेसफुल है और इससे हमारे ईरान के और मिडिल ईस्ट के पूरे हमारे जो हैं संबंध और मजबूत होंगे, जो इस कष्ट की घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारे जो कष्ट है, जो लोगों को कष्ट है, वो भी खत्म होगा। ये तो सुविधा पब्लिक को मिलेगी। पब्लिक बिना कारण परेशान है। हमारे मोदी जी हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं और करते रहेंगे ऐसे। और देशों को देखो, पाकिस्तान की इधर उधर को देखो, बहुत और दिक्कत है। यहाँ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तेल की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कि पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग रही हैं, आराम से नॉर्मल पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल मिल रहा। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, उससे अब हमें राहत मिल पाएगी। जो बाहर लोग इतने ज्यादा भीड़ कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब लोग घर बैठ के आराम से अपना जो बुकिंग प्रोसेस था, जैसे नॉर्मली वो कर रहे थे, वैसे ही वो कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। एज अ गृहिणी होना, फीमेल्स होना, हम टोटली ही हाउस होल्ड इसी पे डिपेंड करता है। हमारा खाने पे ही है। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर खाना खाएंगे तो हम आगे काम कर पाएंगे। इससे बड़ी खुशी का मौका नहीं हो सकता, और प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और हम आशा करते हैं कि शायद ये युद्ध जल्दी ही समाप्त होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की हस्तक्षेप के कारण। ये आम लोग हैं जो खुश हैं और क्या कह रहे थे आपके सामने हमने रख दिया उन्हीं की जुबानी। अब ईरान सेना ने ड्रोन हमला किया है और उसी ड्रोन हमले की तस्वीर जारी कर दी है। ये देखिए, और जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो नाम दिया जाता है, तो ईरानी सेना ने इस ऑपरेशन को 47वीं लहर नाम दिया है। ये तो हमने बात ईरान की, लेकिन अब बात इजराइल की, क्योंकि इजराइल तो पीछे हटता ही नहीं, वो हट भी नहीं रहा। वो तो कह रहा है, इजराइल ने जो ईरान के इस्फहान पर जोरदार अटैक किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, बिल्कुल जो चर्चा होती है इस्फहान शहर के बारे में जान लीजिए। यही इस्फहान शहर है जहां पर परमाणु ठिकाने की भी आशंका जाहिर की जाती है।
तो ये हमने तस्वीर दिखा दिया, इलाका धुआं धुआं हो गया, जैसे फिल्मों में डायलॉग मारा जाता है हिंदी वाले में, और उन्होंने इजराइल वालों ने कुछ ऐसा किया है। लेकिन ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर जोरदार जवाबी पलटवार कर दिया। हटाए उनकी तरफ से जो धमाके हुए और आग लगी, ये देखिए। अब युद्ध होता है तो उसका सब पर असर पड़ता है, पर्यटन पर भी। पर्यटन भी काफी नुकसान झेल रहा है, पर्यटक भी परेशान है। कैसे? डेटा क्या कहते हैं, ये देखिए। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी कि WTTC का एक अनुमान, ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र पर असर भारी पड़ा है। इस सेक्टर को रोजाना करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के लिए यहां संभावनाएं हैं, सुरक्षित है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट घरेलू स्थानों को तरजीह दे रहे हैं। वो कोच्चि, पूरी, अंडमान जैसे जगहों पर जाने पर विचार कर रहे हैं। कुछ दिनों में यहां की पूछताछ में करीब 200% की बढ़ोतरी देखी गई है। ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए अच्छा मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2026 भारतीय पर्यटन के लिए बेहद मजबूत होगा, क्योंकि अभी खाड़ी देश जाने वाले लगभग सब कैंसिल करवा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं। कुछ दावों के मुताबिक भारत से बाहर जाने वाले करीब आधे यात्री UAE, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों में जाते हैं। इनमें से करीब 40% भारतीय घूमने के लिए जाते हैं। अब इनमें से ज्यादातर लोग या तो भारतीय लोकेशंस पर जाएंगे या फिर थाईलैंड, मलेशिया और जापान के लिए पूछताछ वो कर रहे हैं, ताकि युद्ध से जो जगह प्रभावित नहीं है वहां की यात्रा वो कर सकें। यह भी एक रिपोर्ट है। लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए उनको। रूस ने कई बार इस तरह की चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का तनाव और उथल पुथल की कोशिश पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को प्रभावित करेगी। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है। तो ये पर्यटन पर कितना असर पड़ा ये भी आपको हम बता रहे हैं, लेकिन भारत के लिए किस तरह से संभावनाएं हैं ये तो अच्छी बात है। ईरान के समर्थन में यमन में भी जोरदार प्रदर्शन हो गया है अब वहां से, क्योंकि इजराइल अमेरिका का यहां पर विरोध जताया गया है। देखिए। एक और प्लान चल रहा है, डॉलर को डुबोने का ईरानी प्लान। यह क्या है समझिए। जंग के बीच ईरान अमेरिका को नया झटका देने में लगा हुआ है। वैसे ही रोजाना ट्रंप इस जंग में अरबों रुपए झोंक रहे हैं, लेकिन अब ईरान एक और आर्थिक मोर्चे पर निशाना बना रहा है। वो कैसे? दावा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को कुछ हद खोलने को राजी है, लेकिन इसके लिए ईरान ने दुनिया के सामने बड़ी शर्त रख दी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की शर्त है कि ईरान कुछ ऑयल टैंकर्स को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दे सकता है, लेकिन इसके लिए तेल का सौदा चीनी करेंसी में करना होगा। यानी ईरान चाहता है कि डॉलर नहीं, युआन में तेल सौदा हो। रिपोर्ट में एक ईरानी अधिकारी के हवाले से यह बात कही गई है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। वैसे अभी ज्यादातर तेल का कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही होता है, लेकिन ईरान, रूस और चीन डॉलर को साइडलाइन करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में युआन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। खाड़ी देशों से चीन कई बार युआन में भुगतान की बात कर चुका है, फिर भी डॉलर ही सबसे मजबूत और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, करेंसी है। लेकिन ईरान भी अपने दोस्त चीन की करेंसी को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि चीन ईरान का करीब 80% से ज्यादा तेल खरीदता है, आयात करता है। ईरान और चीन में इस तेल का ज्यादातर भुगतान युआन में ही होता है। हालांकि रूस भी प्रतिबंधों के बावजूद कुछ तेल रूबल या युआन में बेचता है। अब होर्मुज को खोलने की शर्त पर ईरान डॉलर को डुबोने का प्लान बना रहा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और ऐसे में जिस देश को तेल चाहिए वो मजबूरी में युआन में पेमेंट कर सकते हैं। ईरान अमेरिका की जंग पर ईरान में IRGC के पूर्व कमांडर इन चीफ का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनवाते हैं आपको। युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है और इसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। अमेरिका से ईरान को हुए सभी नुकसान की भरपाई की जाए। हमें भविष्य के लिए 100% सुरक्षा की गारंटी दी जाए। अमेरिका फारस की खाड़ी से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस ले। शहबाज शरीफ की क्या सऊदी अरब में पेशी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? अब
जंग के बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। 2 दिनों पहले पाकिस्तान ने ईरान के सुप्रीम लीडर को बधाई दी थी। पाकिस्तान ने मुस्तफा खामनेई को नई जिम्मेदारी संभालने की बधाई दी। साथ ही शहबाज शरीफ ने मुस्तफा के अच्छे सेहत की कामना की। दावा है कि सऊदी इससे नाराज है, इसलिए शहबाज की पेशी हो गई। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी सऊदी पहुंचे हुए थे। दावा है कि इन मुलाकातों से पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ईरानी हमलों को रोकने के लिए सऊदी ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। दरअसल पिछले साल सऊदी और पाकिस्तान में समझौता हुआ था और इसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी आक्रमण माना जाएगा। मतलब पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी पर भी, और सऊदी पर होता है तो पाकिस्तान पर भी। ईरान लगातार सऊदी अरब के अलग अलग जगहों पर बमबारी कर रहा है। ऐसे में सऊदी चाहता है कि समझौते के तहत पाकिस्तान उसके साथ आए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त किसी का भी खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा, या कह लीजिए हालत ही नहीं है। घर में आटे चावल दाने की दिक्कत है, क्या वो युद्ध में उतरेंगे? क्योंकि ईरान और सऊदी दोनों के साथ उनके संबंध तो अच्छे हैं, साथ ही अमेरिका के दबाव में वो खुलकर ट्रंप का विरोध भी नहीं कर पाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदी को भरोसा दिलाया है कि वो उसके साथ खड़ा है। इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ हमारी तरफ से कर्नल टीपी त्यागी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अगर वो ईरान को नाराज करता है तो फिर ईरान के बॉर्डर एरिया में जो सिस्तान बलूचिस्तान के बलोच हैं वो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचता है कि वो बजाय कॉम्बैट में किसी तरह से सऊदी अरेबिया की हेल्प कर दे, जिसने हेल्प मांगी है वो उनको ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस दे सकता है और मीडिएटर के रोल में आ सकता है। और या जैसा जानकारी मिली है कि वो अपने वारशिप भेज रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सऊदी अरेबिया के शिप्स को वहां से निकालने के लिए, वो कितना प्रभावी होगा गॉड नोस। देखिए, एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है भीषण, और दूसरी तरफ अब एक और सवाल उठने लगा है। सवाल यह है कि क्या जंग में कूदेगा नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन? दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने बैक टू बैक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं, और इसको लेकर जापान भी अलर्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, और दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलें दागकर साउथ कोरिया को वार्निंग दी है। तो ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या जंग का एक और मोर्चा, एक और फ्रंट खुलने जा रहा है? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है। जी, अब इसको ऐसे समझिए कि दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी। दावा है कि उत्तर कोरिया ने लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा जापान ने भी मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की है, और बताया कि मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी है, और इस वक्त दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। ऐसे में दक्षिण कोरियाई सेना ने फिलहाल निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिका और जापान के साथ भी जानकारी साझा की जा रही है। ये मिसाइलें तब दागी गई जब अमेरिका पहले ही, आपको बता दें, जंग में है, और दावा है कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसे हटाकर युद्ध वाले देशों में शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। साथ साथ दक्षिण कोरिया के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि अमेरिका अपना THAAD डिफेंस सिस्टम वहां से हटा रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस जानकारी की अभी तक पुष्टि नहीं की है। बता दें कि THAAD एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराता है। एक THAAD सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए है, जबकि THAAD का रडार सिस्टम 2700 करोड़ रुपए का होता है। यह दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस डिफेंस सिस्टम है THAAD। अब जापान के रक्षा मंत्री इसको लेकर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, उनको भी सुनवाते हैं। 1:24 के करीब उत्तर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ये जापान के इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी। हम इसकी बाकी जानकारियां जुटा रहे हैं। जापान के पीएम ने इस मामले में पूरी जानकारी जुटाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहने को बोला है। अभी तक मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि हमारे विमानों और जहाजों को कोई नुकसान हुआ हो।
हम जानकारी जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चलिए, युद्ध के मोर्चे पर क्या चल रहा है ये आपको हमने बता दिया। अब आपको लिए चलते हैं वापस भारत, और भारत में कहां की खबर, क्योंकि हम बात करेंगे संभल की। आइए देखते हैं। संभल की मस्जिद में दरअसल नमाज पर बवाल है, और जहां मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर कोर्ट ने एसपी डीएम को जमकर फटकार लगा दी। ये जो आपको नमाज दिखा रहे थे, संभल के हयात नगर गांव की घोसिया मस्जिद का ये पूरा मामला है, जहां आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिस वालों ने सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने का आदेश सुनाया। इसी मामले में मामला जो है वो हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, और अदालत ने डीएम एसपी से कह दिया कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो। और संभल के एसपी के विश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया को लेकर कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणियां की हैं। एक तरफ के विश्नोई है पुलिस सुपरिंटेंडेंट संभल, दूसरी तरफ राजेंद्र पेंसिया डीएम। और अब विस्तार से आपको बता देते हैं कि मामला दरअसल है क्या, शुरू कहां से हुआ। अब इसको समझिए कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता। अगर डीएमएसपी को लगता है कि वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है। दरअसल संभल के हयात नगर गांव में घोसिया नाम की एक मस्जिद है। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस रोक रही। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 20 लोगों को ही परमिशन यानी इजाजत दी गई। पिछले साल फरवरी में थाने से आए पुलिस वालों ने यह आदेश सुनाया था, और इसी आदेश के खिलाफ मुनासिर खान नाम के शख्स ने वो हाईकोर्ट चले गए। 18 जनवरी को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता कोर्ट में उन्होंने बताया कि रमजान में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि रमजान में नमाज अदा करने के लिए ज्यादा लोग आ सकते हैं। सरकारी वकील क्या कह रहे हैं? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए प्रशासन ने नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया। प्रशासन के मुताबिक यह जमीन मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम पर दर्ज है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मस्जिद की तस्वीरें और दस्तावेज दाखिल करने को कहा। हालांकि इसके साथ ही सरकारी वकील के तर्कों को खारिज कर दिया गया, और नमाजियों की संख्या सीमित करने पर डीएम एसपी को कोर्ट ने फटकार लगा दी। और इस पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना। सुनिए। प्रशासनिक लोगों ने जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और अब अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई और उनके पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी हुई, कि जहां बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की सौगात दी है, तालियों की गड़गड़ाहट से, और उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। पहले ये देख लीजिए तस्वीर। रिमोट का बटन दबाकर कार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। दिन रात देश सेवा के महायज्ञ में खुद को तपा रहे हैं। रिमोट का बटन दबाकर कार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही बंगाल में बवाल हो गया। जी हां, पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये देखिए, कोलकाता की तस्वीरें। टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में जमकर हाथापाई हुई, जमकर पत्थर चले हैं, देर तक बवाल होता रहा। सुनवाई। और इसके बाद बारी प्रशासन की थी। पुलिस आती है और पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन लोगों को खदेड़ा। ये देखिए। और काफी भारी बवाल के बाद पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले लोगों को वहां से खदेड़ा। हालांकि इस हंगामे और बवाल में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं, क्योंकि पत्थर चले हैं, बहुत लोगों को पत्थर लगे हैं। ये देखिए, पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
मेहमानों पर भर दी जाओ। तो इस बवाल में हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। घायल पुलिस कर्मियों की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, आपके सामने हम रखने जा रहे हैं तमाम लोग। ये कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, पत्थरबाजी में जो टीएमसी कार्यकर्ता घायल हुए, बीजेपी वाले भी हुए हैं। इसके पहले पुलिस जो घायल हुए थे उनकी तस्वीर भी हमने दिखाई थी। और इस बवाल के दौरान टीएमसी के मंत्री शशि पांजा के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, उनके ऑफिस के दरवाजे खिड़की तोड़ दिए गए। मंत्री ने खुद भी ईंट से हमले का आरोप लगाया। पुलिस के मेरे से चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दौरान कोलकाता में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। 18,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन उनकी रैली से कुछ घंटे पहले ही जमकर यह बवाल हुआ। पीएम मोदी की रैली स्थल से 5 किलोमीटर दूर यह हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में दोनों गुटों के लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए। कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह हालात पर नियंत्रण किया। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जा रहे थे, तभी बिना उकसावे के उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई टीएमसी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज की, फिर पत्थर चलाए। दोनों ने एक दूसरे को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल इस बवाल से बंगाल की सियासत फिर से गर्म है। लेकिन जब कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पीएम को। ये टीएमसी माटी मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है। माटी को लूटा जा रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी की। जी हां, अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं क्योंकि कुलदीप और वंशिका की शादी हुई, ग्रैंड वेडिंग, और उसकी तस्वीरें अब आ रही हैं सामने, रखते हैं आपके सामने। तो क्रिकेटर कुलदीप यादव ने आज अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी की। मसूरी के आईटीसी सिवाय होटल में बीते 3 दिनों से शादी की रस्में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि मंडप को कोलकाता में मंगाए स्पेशल फूलों से तैयार किया गया, सजाया गया। वहीं बैंड बाजे के लिए दिल्ली से स्पेशल 6 सदस्यों की टीम पहुंची है। ढोल बजाने वाली टीम गुरुवार से मसूरी पहुंची हुई है। अपनी हल्दी की रस्मों के दौरान कुलदीप और वंशिका भी डांस करते हुए नजर आए और इस बीच शुक्रवार को हल्दी का फंक्शन हुआ। इस दौरान कुलदीप के साथी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। संगीत समारोह में भी खेल जगत के कई दिग्गज डांस करते हुए नजर आए। कल देर रात तक होटल परिसर में जश्न का माहौल रहा। कुलदीप की शादी में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे हैं। कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर सुरेश रैना, रिंकू सिंह और युजवेंद्र चहल वहां मौजूद हैं। आज मोहम्मद कैफ भी मसूरी पहुंचे। पीयूष चावला भी हैं। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच पहले से वहां मौजूद हैं। और इसलिए खबर इन्हीं तस्वीरों के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।